हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। बच्चों, आज हम चैप्टर 10 करने जा रहे हैं, शहरी एवं ग्राम्य जीवन। इसमें हम देखेंगे अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का, और फिर उसके बाद दक्षिण और सातवाहन वंश, कैसे मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद धीरे धीरे छोटे राजवंश उदित हुए और कैसे कैसे फिर उनका विकास हुआ। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में मगध का साम्राज्य उत्कर्ष पर था। लोहे के प्रयोग ने कृषि एवं उत्पादन को बढ़ाया, जिससे साम्राज्य की समृद्धि बढ़ी। हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य के अंदर लोहे की बहुत प्रचुर मात्रा में थी और उससे जो उससे कृषि के औजार बनाए जाते थे, इसलिए उसका जो कृषि था वो भी बहुत ज्यादा समृद्ध कृषि थी, और उसके जंगलों में हाथी की मात्रा प्रचुर थी। तो उनका उसका साम्राज्य विस्तार भी करने में बहुत ज्यादा सहायक थे। तो चलिए आगे देखते हैं। लगभग 185 ईसा पूर्व में अशोक के अक्षम उत्तराधिकारी एवं उसकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और उसकी एकता छिन्न भिन्न हो गई। चूंकि सम्राट अशोक जो थे वो कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो युद्ध छोड़ के और लोगों की सहायता करने लगते हैं, और इसी के वजह से उनका जो शासन है वो कमजोर पड़ने लगता है। परिणाम स्वरूप देश के अंदर कई छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आ गए। मगध में शुंग वंश एवं कर्ण वंश, दक्षिण में सातवाहन वंश एवं कलिंग में खारवेल वंश। तो कहाँ कहाँ कौन से वंश है? शुंग वंश, मगध में शुंग वंश है। मगध में मौर्य के बाद जिनका शासन है वो शुंग वंश का है, एवं कर्ण वंश। दक्षिण में सातवाहन वंश, दक्षिण में कहाँ तक इनका क्षेत्र था? कर्नाटक तक था ना। और कलिंग उड़ीसा में खारवेल वंश का शासन शुरू हुआ। इसी समय भारत में विदेशियों के भी कई आक्रमण हुए। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कई भागों में हिंद यूनानियों का शासन स्थापित हुआ। तत्पश्चात मध्य एशिया शकों का शासन रहा। उसके बाद कुषाण वंश के शासकों ने यहाँ शासन किया। इसके विषय में हम विस्तार से अगले अध्याय में, कुषाण के बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो हमने देखा कि कौन कौन से शासक जो है वो उदित हुए जब मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा। तब ये कुछ कृषि से जुड़े हुए औजार का फिगर दिया हुआ है जो लोहे से बने हुए हैं। यद्यपि लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक भारत में लगातार राजनैतिक परिवर्तन हो रहे थे। कितना से? 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, यानी कितना साल हुआ? 500 साल हुआ, 500 वर्ष हुआ कुल मिला के। इधर 1 से लेकर 300 ईस्वी तक और इधर 200 ईसा पूर्व। ऐसा ना कि हम इसको 100 साल ही समझे, 100 साल नहीं होगा, ये 500 साल होगा। फिर भी यह काल कृषि एवं उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस काल में कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास तथा उद्योग एवं व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति हुई। एक तरफ व्यापारियों ने उपमहाद्वीप के अंदर स्थल मार्ग की खोज की, तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के रास्ते भी खुले। क्या हुआ? व्यापार के लिए नए नए मार्ग खुले और व्यापारियों का आगमन धीरे धीरे, विदेशी व्यापारियों का आगमन धीरे धीरे भारत में होने लगा। अब इसके बारे में हम इस अध्याय में हम मौर्योत्तर कालीन कृषि एवं व्यापार का अध्ययन करेंगे। इसमें हम मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद कैसे कृषि और व्यापार बढ़ा, उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। खेती का विकास। खेती के विकास में लोहे के औजार का विशेष महत्व रहा। आज भी हमारे यहाँ जो खेती होती है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लोहे के औजार ही बनाए जाते हैं। लोहे के जो ट्रैक्टर होते हैं उसके जो पीछे लगा होता है फाल वगैरह, वो सब लोहे के ही बने होते हैं ना। तो लोहे के खोज से कृषि कार्य में बहुत बड़ी क्रांति आई और उससे खेती का बहुत ही अच्छा विकास हुआ। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं कि खेती का आरंभ हजारों वर्ष पहले लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन उत्पादन इतना अधिक नहीं था
कि उसे लोग बाजार में जाकर बेच सके और अपनी अतिरिक्त जरूरतों को पूरा कर सके। खेती तो हो चुका था, लेकिन वो सिर्फ खाने पीने के लिए अनाज उगा पाते थे। इतना ज़्यादा अनाज नहीं हो पाता था कि वो उस पर निर्भर हो सके, उसके मतलब उसका व्यापार करे और उसी उसी से पैसा कमाए। मतलब वो एक व्यापार का साधन नहीं था, बस खाने पीने के लिए भर ही वो कृषि कर पाते थे। मौर्य काल में लोगों के द्वारा जो लोहे के औजार बनाए गए, उसे खेती का काम रोजी रोजी से सॉरी ये रोजी नहीं होगा, जोरों से होगा। खेती का काम जोरों से होने लगा। मौर्य काल में भी इसके विकास का क्रम जारी रहा। और मौर्य काल में तो हुआ ही, लेकिन आगे जब मौर्योत्तर काल कहते हैं उसको, मौर्य के बाद के जो छोटे छोटे राजवंश उदित हुए उसको मौर्योत्तर काल कहा जाता है। उसमें भी कृषि का कार्य जो है वो जारी रहा। लोगों ने लोहे के कुल्हाड़ियों से जंगल को साफ कर जमीन को खेती के लायक बनाया। लोहे के फाल से खेतों की जुताई आसानी से गहराई तक किए जाने लगे। जैसे लोहे के जब औजार थे तो खेती करने के लिए जमीन को गहराई तक जोते जाते थे। ऐसा नहीं था कि पहले खेती के लिए जंगल साफ नहीं किया जाता था, लेकिन लोहे की जगह लकड़ी, पत्थर और कांसे के औजार का प्रयोग होता था। क्योंकि उस समय पत्थर के और लकड़ी के औजार थे तो ज्यादा गहराई तक वो जुताई नहीं कर पाते थे, इसलिए फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब क्या था, अब ये लोग लोहे से परिचित हैं और ये लोहे के औजार बनाते हैं खेती के लिए, तो उससे ज्यादा अधिक गहराई तक क्या कहते हैं जुताई कर पाते हैं और उससे खेती उपज जो है काफी अच्छी होती है। खेती के विकास में लोहे के औजारों के साथ साथ नई रोपण तकनीक का भी विशेष महत्व था। जैसे धान का बीज तैयार कर पुनः रोपने से उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। चूंकि धान को क्या करते हैं, पहले एक बार तो छोटा सा पौधा होता है, उसके बाद उस पौधे को उखाड़ कर और हम पूरा खेत में पानी भर देते हैं और फिर उसमें धान का पेड़ हम लगाते हैं। इससे क्या होता है, धान की अच्छी मात्रा होती है। इससे धान की जो उत्पादन है वो कई गुना बढ़ जाती है। अब देखते हैं सिंचाई की व्यवस्था। सिंचाई की कैसी व्यवस्था थी। हमारे यहाँ खेती शुरू से मानसून पर निर्भर है। अगर वर्षा होती है तो खेती होगा, अन्यथा सूखा का सामना करना पड़ेगा। अतः खेती नहीं होगा, ये बुक में गलत लिखा हो। खेती के लिए सूखे से निपटने हेतु प्राचीन काल से ही प्रयास जारी है। खेती के लिए सूखे से निपटने के लिए प्राचीन काल से लोगों ने क्या कहते हैं कई जगह तालाब बनाए हैं, कई जगह क्या कहते हैं झीलें बनाई हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या उपाय उन्होंने किया है सूखा से निपटने के लिए। उत्तर वैदिक काल में घाटी यंत्र रेहट का प्रयोग का वर्णन है। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में सिंचाई के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो किसका, रेहट का प्रयोग किया जाता था। इसका वर्णन हमें उत्तर वैदिक काल से मिलता है। यद्यपि सिंचाई हेतु नहरें, कुएं, तालाबों और कृत्रिम झीलों का उपयोग मौर्य काल में भी होता था, लेकिन उसके बाद के शासकों ने इसमें उत्तरोत्तर विकास किया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील से क्वेश्चन पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, या फिर उसका पुनरुद्धार किसने किया था, गुप्त काल में किसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं सुदर्शन झील से, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने, सुदर्शन झील का सबसे पहले किसने करवाया था निर्माण? सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यह गुजरात में स्थित है। सुदर्शन झील कहाँ है, गुजरात में है। यह गुजरात में स्थित है। इस झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं, लेकिन 400 साल बाद आए भयंकर तूफान से इसके तटबंध टूट गए और उसका सारा पानी बह गया।
इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन नामक शासक के एक अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ये हमें जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सुदर्शन झील क्या हुआ, बहुत भयंकर तूफान आने की वजह से वो बांध टूट गया और उसका सारा पानी बह गया। तो ये हमें रुद्रदामन जो शासक है उसके जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि रुद्रदामन ने इसे दोबारा बनवाया था, और रुद्रदामन ने ही इसे दोबारा बनवाया। इस झील के तटबंधों को पहले की अपेक्षा 3 गुना अधिक मजबूत बनाया गया। रुद्रदामन अपने अभिलेख में यह भी जानकारी देता है कि इसके मरम्मत कार्य के लिए कोई अतिरिक्त कर या बेगार नहीं लिया गया। कई दफा क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने सुदर्शन झील को बनवाने के लिए कहीं से कर या बेगार नहीं लिया था। तो वो कौन सा शासक था? रुद्रदामन था। सारा खर्च सरकारी खजाने से किया गया। पुनः यह 300 वर्षों बाद टूट गया, जिसको बनवाने का कार्य बाद के गुप्त वंशासक स्कंदगुप्त ने किया। और फिर अब गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का फिर से उसको बनवाया, पुनः पुनरुद्धार उसका किया। ठीक है, ये आगे देखते हैं। खेती के विकास के फायदे। खेती का जब विकास हुआ तो उससे क्या फायदे हुए उसके बारे में हमें देखना है। सिंचाई और औजारों के प्रयोग से अनाज का उत्पादन बढ़ा, लोगों को खेती के कार्य में रोजगार मिला और साथ ही साथ उनकी मजदूरी भी बढ़ी। राजाओं द्वारा सिंचाई का प्रबंध किए जाने से एवं उत्पादकता बढ़ने से उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त होने लगा। अब अच्छी कमाई होगी, अच्छा खेती हुआ तो इनका राजस्व भी बढ़ने लगा। उत्पादकता बढ़ने से राजा को अधिक धन प्राप्ति ने उसे महल बनाने, सेना रखने एवं किला बनाने के लिए साधन उपलब्ध कराए। क्योंकि राजा के पास अब राजस्व था तो उन्होंने महल बनवाए, अच्छी सेना रखी, किला बनवाया। अधिक उत्पादन ने उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि उत्पादकता अधिक थी, इसलिए उसका क्या होगा, उद्योग भी विकसित होंगे, उससे व्यापार भी बढ़ेगा। तो व्यापार का विकास इसका प्रमुख परिणाम था। व्यापार। इस काल में व्यापार एक वाणिज्य का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। व्यापार की प्रगति के लिए मौर्य काल से ही कई स्थल मार्गों का निर्माण एवं विकास किया गया था। पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक, पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति बंगाल से जोड़ने वाली सड़क स्थलीय व्यापार के महत्वपूर्ण साधन थे। पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति बंगाल को जोड़ने वाली सड़क स्थलीय व्यापार का महत्वपूर्ण साधन था। ठीक है। मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। कुछ व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से भी जुड़े हुए थे। उत्तर पश्चिम भारत में हिंदुस्तानी, शक, कुषाण आदि शासकों के राज्य स्थापित होने से उपमहाद्वीप का पश्चिम एवं मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिम प्रांतों से जोड़ता था। और यह कौन? रेशम मार्ग था। ये रेशम मार्ग था। यह रेशम मार्ग था क्योंकि चीन से होने वाले रेशम का व्यापार प्रायः इसी मार्ग से होता था। क्योंकि इसी मार्ग से चीन से रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसको रेशम मार्ग कहते हैं। रोमन साम्राज्य से होने वाले व्यापार का एक बड़ा भाग इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। रोम भारत में निर्मित विलासिता की सामग्री जैसे रेशम, मसाला, मोती, हाथी दांत से बने आभूषण आदि का एक बड़ा ग्राहक था। अब देखना हमें संगमकालीन व्यापार। दक्षिण भारत में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी तक का काल संगम काल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान दक्षिण भारत में
व्यापक व्यापार वाणिज्य के प्रमाण मिलते हैं। संगम साहित्य के अनुसार यहाँ की भूमि काफी उर्वर थी। पर्याप्त मात्रा में अनाज, फल फूल, मसाले, मांस, मछली यहाँ के लोगों को उपलब्ध थे। कृषि से प्राप्त राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था, लेकिन आंतरिक एवं विदेशी व्यापार संगम काल की समृद्धि का मुख्य कारण था। कई बंदरगाह वाले शहर व्यापार के केंद्र थे, जिसमें पुहार भी एक था। दक्षिण भारत में एक पुहार बंदरगाह था, जो क्या था? व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। सर्वाधिक लाभप्रद समुद्री व्यापार दक्षिण भारत से होने वाले रोमन व्यापार था। दक्षिण भारत के तीनों राजवंश के शासकों चोल, पांडे और चेर ने संगमकालीन व्यापार को काफी उन्नत बनाया। किन्होंने? चोल, चेर और पांडे ने दक्षिण भारत में व्यापार को काफी उन्नत बनाया। संगम काल, इसका क्या मतलब है संगम काल का? संगम शब्द का तात्पर्य कवियों की सभा से है। संगम का मतलब है कवियों की सभा। दक्षिण भारत के शासक समय समय पर तमिल कवियों की सभा आयोजित करवाते थे। इन कवियों का काम ऐसे साहित्य की रचना करना था जिससे तत्कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार तथा वाणिज्य एवं शिल्प आदि की जानकारी सभी को मिल सके। अरे कितनी अच्छी व्यवस्था थी, जहाँ कवियों का काम ऐसा था कि वो ऐसे साहित्य की रचना करे जिससे तत्कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य एवं शिल्प की जानकारी सभी को मिल सके। ये इसीलिए इसको संगम काल कहा जाता था। और यहाँ संगम का मतलब है कवियों की सभा। और कैसे कवि? वैसे कवि जिनका काम है ऐसे साहित्य की रचना करना जिससे अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य एवं शिल्प की जानकारी मिल सके। इसके द्वारा लिखे गए साहित्य से हमें सुदूर दक्षिण के 3 प्रमुख राजा पांडे, चोल और चेर के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। क्योंकि उन्होंने ऐसे साहित्य लिखे जिससे हमें क्या पता चलता है? पांडे, चोल और चेर के उद्भव और विकास का पता चलता है। कैसे उन्होंने व्यापार में उन्नति की, कैसे उन्होंने विदेशों से व्यापार किए, कैसे समुद्री मार्गों से व्यापार स्थापित किए विदेशों से, और कैसे कृषि को उन्नत किया। ये सब हमें पता चलता है इनके साहित्य से, जिसको इन कवियों ने संकलित किया है। पुहार की व्यापारिक गतिविधियां एक अवलोकन। पुहार के बारे में हम देखते हैं। पुहार एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से क्या था? विदेशी व्यापार होता था। पुहार संगम काल का काफी सुविधाजनक बंदरगाह था जो भारत के पश्चिम तट पर स्थित था। ये क्वेश्चन पूछता है कि संगम काल का कौन सा बहुत ही प्रमुख बंदरगाह है? तो ये पुहार ही है। पुहार सुविधाजनक था जो भारत के पश्चिम तट पर स्थित था। भारत के पश्चिम तट पर यह स्थित था। यहाँ विदेशों के माल लेकर आने वाले बड़े बड़े जहाज भी बिना पाल उतारे ही तट पर आ जाते थे। विदेशों से आने वाले जो बड़े बड़े जहाज थे वो बिना पाल उतारे, जहाज चलाने वाला जो पाल होता है ना, उसको बिना पाल उतारे जहाज भी तट पर आ जाते थे। आसानी से उनका जहाज तट पे आ जाता था। इसीलिए ये बहुत ही क्या कहते हैं, सुविधाजनक एक बंदरगाह था पुहार। विदेशों से आयात होने वाली बहुमूल्य सामग्री गोदी बाड़े डॉकयार्ड पर उतारी जाती थी। डॉकयार्ड पर क्या था? बहुत बहुमूल्य सामग्री था जो विदेशों से आयात भी होता था, व्यापार भी होता था और वहां से आयात भी होता था, तो डॉकयार्ड पे उतारे जाते थे। विदेश से व्यापार के कारण पुहार के लोग काफी धनी हो गए थे। क्योंकि विदेश से यहाँ पे व्यापार होता था तो पुहार के लोग अब काफी धनी हो गए, अपने देश में ना करके, और वहाँ के जो लोग थे वो विदेशों से व्यापार करते थे, तो वहाँ पे अच्छा इनकम होता था उन लोग को। इस नगर में अनेक ऊंचे ऊंचे और भव्य भवन थे। क्योंकि उनके पास पैसा होगा तो वो अच्छे मकान बनाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, इस तरह उनका विकास होगा। ये भवन कई मंजिल वाले थे।
इनमें अलग अलग कक्ष थे। प्रत्येक भवन में गलियारे, बरामदे तथा अनेक कमरे होते थे। इन भवनों के ऊपर तो धनी व्यापारियों का परिवार रहता था और नीचे मंजिल का उपयोग व्यापार के लिए होता था। बताइए कितना समृद्ध जगह था पुहार। नीचे क्या था, कई मंजिला इनका महल होता था और ऊपर ये लोग खुद रहते थे और नीचे व्यापार कार्य के लिए इनका भवन का यूज होता था, इनके घर का। समुद्र तट पर स्थित व्यापारी जहाजों पर ध्वज लहराते थे। समुद्र तट पर जो जहाज होते थे उस पे ध्वज लहराते थे। क्या है, समुद्र तट पर स्थित व्यापारी जहाजों पर ध्वज लहराते थे। इसके साथ विभिन्न रंगों के झंडे भी होते थे जो जहाजों पर लादे विशिष्ट प्रकार के माल तथा फैशन परस्तों के लिए उपयोगी सामान का एक प्रकार से विज्ञापन करते थे। अभी क्या है, अभी विज्ञापन क्या, जहाँ सड़कों पे या फिर क्या कहते हैं, होर्डिंग्स जो लगाए जाते हैं या फिर आप टीवी पे देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, वो क्या विज्ञापन ही है ना। तो उस समय क्या था, व्यापार का प्रमुख जो केंद्र था वो बंदरगाह था। तो वहां पे भी होर्डिंग्स थे, झंडे थे, उस पे उनका क्या है, फैशन परस्तों के लिए उपयोगी सामान का एक प्रकार का विज्ञापन करते थे। तो झंडे लगा के एक प्रकार का होर्डिंग समझ लीजिए, होर्डिंग्स लगाते थे वो अपने जहाजों पे। चलिए आगे देखते हैं। संगम कालीन भारत के तटीय शहरों में तोंडी, मुजरिस, पुहार, अरिकमेड़ू में यवन व्यापारी काफी संख्या में रहते थे। कौन कौन सी जगह है, ये जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, तोंडी, मजरिस, पुहार, अरिकमेड़ू यवन व्यापारी काफी संख्या में रहते थे। ये लोग बोतल में शराब, विभिन्न प्रकार की दीपक एवं सोना लाते थे। इसके बदले ये लोग काली मिर्च एवं अन्य मसाले तथा समुद्र एवं पर्वतों से प्राप्त दुर्लभ वस्तुओं को यहाँ से ले जाते थे। वो लोग अपने साथ क्या लाते थे, विभिन्न प्रकार के दीपक, या तो दीपक लिखा हुआ, अपने साथ सोना लाते थे और शराब लाते थे, लेकिन यहाँ से ले क्या जाते थे, मसाले ले जाते थे। और जो पर्वतों से दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त होती थी उनको, या रत्न वगैरह होते होंगे, वो उसको ले जाते थे। रत्न और मसाले प्रमुख रूप से यहाँ से वो ले जाते थे। यहाँ हुई खुदाई में रोमन सुराहियों के टुकड़े, रोमन ताम्र सिक्के तथा ग्रेफाइट के चिन्हों वाले काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिससे हमें भारत का रोम के साथ व्यापार की जानकारी मिलती है। चूंकि हमें क्या मिले हैं, रोमन साम्राज्य के सुराही मिले हैं, वहाँ के ताम्र के सिक्के मिले हैं, ग्रेफाइट के चिन्हित क्या मिले हैं, काले और लाल मिट्टी के बर्तन, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ रोमन साम्राज्य से भी यहाँ पे रोम से भी यहाँ पे व्यापार होता था। भारत द्वारा निर्यात किए गए सामान के बदले काफी मात्रा में सोने एवं चांदी के सिक्के यहाँ देते। भारत से तो ये लोग मसाले ले जाते थे और जो भी रत्न थे वो ले जाते थे, लेकिन वहां से जब ये लाते थे तो सोना लाते थे, चांदी लाते थे, और इसीलिए भारत इतना समृद्ध था उस समय, और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको सभी ने लूट खसोट के रख दिया। बिल्कुल आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे कैसे ब्रिटिशर्स आए, कैसे फ्रेंच आए, कैसे पुर्तगाली आए, और कैसे उन्होंने इतने समृद्ध साम्राज्य को कैसे एकदम से छिन्न भिन्न कर दिया। नियमन के साधन सिक्के। इस समय में सिक्के का भी विकास हो गया था और सिक्के से अब व्यापार होता था। तो चलिए देखते हैं आगे। व्यापार वाणिज्य में विकास के साथ ही नियमन लेन देन के साधन के रूप में सिक्के का प्रचलन बढ़ा। पिछले अध्याय में संपत्ति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में गाय को देखा। क्या था पिछले, जब हम कौन सा काल पढ़ रहे थे, नवपाषाणी काल जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो कृषि के अलावा उन्होंने क्या, उसके पास क्या, वैदिक काल में क्या था कि जिसके पास ज्यादा गाय होगा
वो सबसे ज़्यादा धनी होगा। तो उस समय गाय को समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। लेकिन अब क्या है, अब हम व्यापार वाणिज्य करने लगे हैं और अब लेन-देन के लिए मुद्रा का सिक्के का विनियमन होने लगा है। तो अब जिसके पास धन अधिक होगा वो समृद्ध माना जाएगा। पहले व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन अब सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाने लगा। अब क्या है, अब सिक्कों के आधार पर होगा संपत्ति का मूल्यांकन। पहले क्या था, गाय के आधार पे, जिसके पास अधिक गाय वो सबसे ज्यादा धनी। पहले असमान भार वाले तथा अमानकीकृत आहत सिक्कों का उपयोग किया जाता था, परंतु मौर्यों के बाद भारत में आंतरिक और बाह्य व्यापार का व्यापक विकास हुआ। मौर्य के बाद भारत में आंतरिक और बाह्य व्यापार का व्यापक विकास हुआ। हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के को भारत में पहली बार जारी किया। सबसे पहले किसने सोने के सिक्के को जारी किया भारत में? तो सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के को भारत में जारी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जाएगा। हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्कों को भारत में पहली बार जारी किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आहत सिक्के, ये आहत सिक्के हैं। इसको बनाया कैसे जाता है, किस ऐसे बना लिया और इस पे मुहर जैसा कुछ लगा के इसको ठोक कर, तो क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि जैसे एक गोल शेप ले लिया और उस पे किसी चीज से चोट करके आहत करके तब बनाया जाता था, उसी को आहत, इसीलिए उसको आहत सिक्के कहते हैं। आहत सिक्के चांदी या सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्हों को आहत करके बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का कहा जाता है। चूंकि यह सोने और चांदी के सिक्के को आहत करके बनाया जाता था, इसीलिए। अब आगे देखना है हमें। कुषाण शासकों के समय सोने और चांदी के जो सिक्के जारी किए गए थे उसका प्रचलन व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था। इन शासकों के द्वारा दैनिक कार्यों के उपभोग के लिए तांबे के सिक्के भी प्रचलन में लाए गए। पुरातत्वविदों को इस काल के सिक्के बड़े पैमाने पर मिले हैं। इस सिक्कों से उसे जारी करने वाले शासकों के समय व्यापार, वाणिज्य एवं आर्थिक समृद्धि की जानकारी मिलती है। सिक्के पर शासकों, देवताओं आदि के चित्र अंकित रहने से उस काल के कलात्मक विकास की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। चूंकि सिक्कों पर कलात्मक रूप से कार्य किए जाते थे, इसे हमें पता चलता है कि उस समय के जो भी शासक थे या फिर उस समय कला बहुत समृद्ध हो चुकी थी, इसी वजह से सिक्के पे भी कलाकृतियां अच्छे तरीके से की। ऊपर आप देख सकते हैं कैसे ये धुंधले और कैसे आहत करके बनाए जाते थे, लेकिन अब क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत खूबसूरती से इस पे चित्र अंकित किया गया है। तो इससे हमें क्या कलात्मक विकास की भी जानकारी प्राप्त होती है। कुषाण शासक के सिक्के पर बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित मिलते हैं, अतः ये सिक्के उस समय भी आर्थिक संपन्नता एवं धार्मिक मान्यता पर भी प्रकाश डालते हैं। ये कुषाण और सातवाहन, शक और हिंद यवन के ये सारे सिक्के हैं। शहर की समृद्धि एवं शहर विभिन्न गतिविधियों का केंद्र। व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में अत्यधिक विकास ने शहरों की समृद्धि को बढ़ाया। जातक कथाओं से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह लोग व्यापार के माध्यम से आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहे थे। शहर कई गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। वे शिल्प, कला, व्यापार, वाणिज्य, धर्म, शिक्षा आदि के केंद्र के रूप में विकसित थे। इस समय उत्तरी भारत के प्रमुख नगर तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी आदि। दक्षिण भारत में टगर, पैठण, धन्य, कटक, अमरावती, अड़िगमेडु आदि प्रमुख शहर थे। ये सब क्या है, दक्षिण भारत के प्रमुख शहर हैं जो व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा विकसित है। और ये सारे हैं जो उत्तर भारत के समृद्ध शहर हैं जो
व्यापार वाणिज्य के दृष्टि से बहुत ही समृद्ध हैं और यहाँ पे अच्छा व्यापार होता है। मैं हाईलाइट कर रही हूँ तो हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, ये सही चलता है पेन मेरा। अब हमें पाटलिपुत्र के बारे में देखना है। पाटलिपुत्र विभिन्न गतिविधियों के केंद्र के रूप में हम पाटलिपुत्र पटना, आज का जो पटना है, का उदाहरण ले सकते हैं। यह महाजनपद काल से ही अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यहाँ यातायात के लिए 2 तरह के साधन उपलब्ध थे, जल मार्ग और स्थल मार्ग। पाटलिपुत्र जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों साधन के लिए यहाँ पे दोनों साधन यातायात के लिए उपयोग किए जाते थे। उत्तर पश्चिम में तक्षशिला की ओर जाने वाले स्थल मार्ग पाटलिपुत्र से होकर जाता था। क्या है? तक्षशिला की ओर जाने वाले स्थल मार्ग पाटलिपुत्र से होकर जाता था। दूसरी ओर जल मार्ग द्वारा ताम्रलिप्ति बंगाल बंदरगाह तक यह रास्ता जाता था। यह बर्मा और श्रीलंका के लिए प्रमुख बंदरगाह था। आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि बताइए बर्मा और जो श्रीलंका के लिए जो प्रमुख बंदरगाह जो था वो कौन सा था? तो ये ही ताम्रलिप्ति है। जो ताम्रलिप्ति कहाँ है? ताम्रलिप्ति बंगाल में है। अभी का जो बंगाल है वो उस समय का बंगाल है, वहाँ पे ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। ये प्रमुख बंदरगाह था। शहर के चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने के लिए कई संघाराम थे। कई संघाराम क्या कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने का स्थान। वर्तमान पटना के भिखना पहाड़ी संभवतः किसी समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का जगह था। अभी जो पटना का भिखना पहाड़ी है, जगह का नाम है ये उस समय क्या था? बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने की जगह थी। पाटलिपुत्र राजकीय एवं लोक कला के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित था। आसपास के किसान एवं पशुपालक अपने उत्पादन को बेचने शहर आया करते थे। पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक प्रशासनिक गतिविधियों का प्रधान केंद्र बना रहा। यहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी निवास करते थे जो उच्च आय वर्ग समूह के लोग होते थे। इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियां विकसित की गई थी। इन अधिकारियों द्वारा मठों एवं मंदिरों को ये दान छूट गया है, यहाँ पे दान दिया जाता था। प्रायः शहर के राजा रानी, बड़े बड़े अधिकारी, धनी व्यापारी एवं शिल्पकार दान देते थे। स्रोतों से जानकारी मिलती है कि यहाँ अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, रथ बनाने वाले रथकार, सोनार, लोहार, बुनकर, बढ़ई आदि निवास करते थे। ये बहुत ही समृद्ध जगह था पाटलिपुत्र, और यहाँ पे बड़े बड़े क्या थे? व्यापारी रहते थे और अधिकारी रहते थे। ठीक है ना? हमें उस समय के गांव के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी प्राप्त है, क्योंकि उस समय के गांव की खुदाई पुरातत्वविदों द्वारा शायद ही हुआ है। उस समय जो गांव था उसका खुदाई अभी पुरातत्वविदों द्वारा नहीं किया गया है उस मात्रा में, जैसे जिस मात्रा में शहर की खुदाई की गई है। फिर भी अभिलेखों एवं तत्कालीन साहित्यों से हमें गांव के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मरणोत्तर काल के सभी गांव एक समान नहीं थे। उन पर कहीं परिस्थितियों तथा जलवायु का असर था तो कहीं सांस्कृतिक भिन्नता थी। पहाड़ी एवं वन्य प्रदेश के गांव दूर दूर बसे थे एवं उनकी जनसंख्या विरल थी, जबकि गंगा घाटी के गांव घनी आबादी से युक्त थे। कहीं कहीं क्या थे? गांव में जो लोग बसते थे वो दूर दूर बसते थे, लेकिन जो
गंगा घाटी के किनारे था, गंगा नदी के किनारे, वहाँ पे आबादी थी वो घनी आबादी थी। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के गांव की प्रशासनिक संरचना स्थानीय प्रशासन थोड़ी भिन्न थी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के गांव की प्रशासनिक संरचना जो थी वो एक समान न होकर भिन्न थी। गांव का सामाजिक एवं प्रशासनिक स्तर कैसा था, ये हमें देखेंगे कि सामाजिक और प्रशासनिक स्तर कैसा। गांव में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति गांव का मुखिया होता था, जिसे ग्राम भोजक भोजक भी कहा जाता था। ये गांव के मुखिया को क्या कहते थे? ग्राम भोजक। तो मुझे समझ ही नहीं आता कभी कैसे चलता है। तो गांव में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति गांव का मुखिया होता था, जिसको ग्राम भोजक कहा जाता था। यह वंशानुगत होता था। इसके पास गांव में सबसे अधिक भूमि होती थी। गांव में जिसके पास सबसे अधिक भूमि होती थी उसको ग्राम भोजक कहते थे। और ये वंशानुगत होता था, ये चुनाव प्रक्रिया से नहीं होता था। अभी तो ये गांव के जो मुखिया होते हैं उसके लिए चुनाव होता है, लेकिन अभी तो तब चुनाव न होकर ये क्या था? वंशानुगत था उस समय। यह है इम्पोर्टेंट और ये इम्पोर्टेंट है, वंशानुगत। इसके पास गांव में सबसे अधिक भूमि होती थी। ये खेती करने के लिए दास या गुलाम बंधुआ मजदूर रखते थे। ये राजा के लिए कर भी वसूलते थे तथा न्यायाधीश एवं पुलिस का भी काम करते थे। गांव के जो मुखिया थे उनके पास कौन कौन सा काम था? न्यायाधीश के रूप में और पुलिस का भी काम करते थे। और क्या था? राजा के लिए कर वसूलने का भी इनका काम था। छोटे स्तर के किसान जिसके पास अपनी भूमि होती थी उसे गृहपति कहा जाता था। छोटे स्तर के किसान क्या? जिसके पास भूमि है उसको क्या कहते हैं? गृहपति। उसको गृहपति कहा जाता था। गांव के कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जिसके पास अपनी जमीन नहीं होती थी और वे दूसरे की जमीन पर मजदूरी करते थे। इस तरह के लोगों को दास, कर्मकार, शिल्पकार आदि, जैसे ये लोग इनके पास भूमि नहीं थी तो ये इनके खेतों में काम करते थे कर्मकार के रूप में और दास के रूप में। दक्षिण भारत के बड़े किसान को विल्लाल नहीं होगा शायद, विल्लार है ये सब, विल्लार कहा जाता था। तो बुक में भी दिखा रहा है कि वेल्लाल ही है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है उसे वेल्लार कहते थे। आप लोग वेल्लाल नहीं समझिएगा। किसानों को क्या है? दक्षिण भारत के बड़े किसानों को वेल्लाल कहा जाता था। छोटे किसान उनवार कहलाते थे। भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दासों को कैडेसियार और आदिमई कहा जाता था। अधिकांश गांव जो बड़े बड़े होते थे उसमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। तो हमने क्या देखा है कि भूमिहीन मजदूर वर्ग थे उसको क्या कहते थे? कैडेसियार, आदिमई। और छोटे किसान को क्या कहते? उनवार कहते थे। और जो बड़े किसान, ये सारे दक्षिण भारत के हैं, ये जो बड़े किसान थे उसको क्या कहते थे? वेल्लाल कहते थे। ठीक है। मरणोत्तरकालीन भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई तरह की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग हीरो के लिए विख्यात था। यहाँ पे कलिंग और विदर्भ, कौशल, कश्मीर में क्या हीरे के लिए, ये हीरा यहाँ पे प्रसिद्ध था। यहाँ का हीरा बहुत प्रसिद्ध था। मगध वृक्ष के रेशों से बने वस्त्रों के लिए और बंगाल मलमल के रेशों से बने वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। अब यहाँ पे क्या है? बंगाल में जो रेशे मिलते हैं मलमल के रेशे,
बंगाल के जो रेशे होते हैं वो मलमल के रेशे से बने वस्त्र होते हैं, और मगध में वृक्ष के रेशे से बना वस्त्र होता था। कपड़े के उत्पादन के लिए उत्तर में काशी एवं दक्षिण में मदुरै प्रमुख केंद्र था। कपड़ा के लिए क्या, उत्तर में कौन सा, काशी, और दक्षिण में मदुरै प्रमुख केंद्र था। यहाँ महिला भी काम करती थी, विशेषकर सूत काटने का काम महिला ही किया करते थे। इस काल में व्यापारी एवं शिल्पकार संगठित रूप से काम करने लगे थे। इसके अपने अपने संघ थे जिसे श्रेणी कहा जाता था। क्या है कि व्यापारी और शिल्प संगठित रूप से काम करने लगे थे, और उनके जो संघ थे, अपने अपने संघों को ये लोग क्या कहते थे, श्रेणी कहते थे। श्रेणियों के द्वारा शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने, कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा तैयार माल का वितरण करने का काम किया जाता था। श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थी। जमा धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। लाभांश का कुछ हिस्सा पैसा जमा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। ये बैंक का जो काम होगा ये श्रेणी अब करने लगेंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं तो बैंक का भी विकास हो चुका था जो श्रेणी के रूप में कार्य करता था। तो ये क्या करते थे, ये जो वहां पे जमा धन था उसका निवेश लाभ के लिए किया जाता था, और उससे जो लाभ प्राप्त होता था वो जो जिन्होंने श्रेणी के पास पैसे जमा किए हैं उसको वो लाभ के रूप में दे देते। इसका कुछ हिस्सा धार्मिक संस्थानों के विकास के रूप में भी दिया जाता था। कुछ हिस्सा क्या है, धार्मिक विकास के लिए भी दिया जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि मरणोत्तरकालीन भारत में राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भी कृषि एवं व्यापार में इतनी अधिक प्रगति हुई कि भारत यहाँ उत्पादित वस्तुओं एवं प्राप्त खनिजों को विदेशों में निर्यात करने वाला देश बन गया। इस क्रम में भारतीय धर्म एवं संस्कृति का विदेशी धर्म एवं संस्कृति के साथ समन्वय स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप सुदूर पूर्व के देशों को कला एवं साहित्य भी इससे प्रभावित हुए। कला और साहित्य भी, चूंकि अब यहाँ के और वहाँ के लोग आपस में मिलेंगे तो उनका वो संस्कृति आदान प्रदान तो होगा ही। तो अब क्या, उनके साहित्य पे भी अब यहाँ के साहित्य का असर हुआ, और यहाँ के जो संस्कृति थी उस पे वहाँ विदेशों की संस्कृति का भी प्रभाव पड़ेगा। जातक कथा एक निर्धन की चतुराई। ये जातक कथा में एक शीर्षक है निर्धन की चतुराई करके। इसमें इस कहानी में है कि एक कैसे चतुर व्यक्ति था जिसने कैसे कैसे करके पैसा इकट्ठा किया। मैं एक पर कहानी पढ़ देती हूँ। जातक कथाएं आम लोगों में प्रचलित है जिसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। इसका संकलन कौन किया था? जातक कथाओं का संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया है। तो आपको याद रखना है, जातक कथाओं का संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया है। इस कथा में यह बतलाया गया है कि कैसे एक निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से और व्यापार के माध्यम से धनी बन जाता है। एक शहर में एक गरीब व्यक्ति था। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं था। उसने एक मरा हुआ चूहा देखा। उस चूहे को उठाकर उसने एक दुकान के मालिक को एक सिक्के में उसकी बिल्ली के लिए बेच दिया। दूसरे दिन बड़े जोरों की आंधी आई। वहां के राजा का बागीचा टहनियों एवं पत्तों से भर गया। राजा का माली उसे साफ करने के लिए परेशान था। तभी इस व्यक्ति ने बगीचे की सफाई का काम माली से इस शर्त पर ले लिया कि बदले में माली सारी टहनियां एवं पत्ते उसे दे देगा। माली तुरंत तैयार हो गया। उसी समय पास में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। व्यक्ति ने उन्हें मिठाई का लालच देकर टहनियों एवं पत्तों को बाहर रखने को कहा। देखते ही देखते बगीचा बिल्कुल साफ हो गया और टहनी एवं पत्ते भी एक जगह जमा हो गया। तभी राजा का कुम्हार बर्तन पकाने के लिए ईंधन के लिए तलाश में उधर से गुजरा था। उस चतुर व्यक्ति ने उस टहनियों एवं पत्ते को उसके हाथ बेच दिया, जिससे उसके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया। बदले में माली, ये रिपीट हो गया है। उसके बाद उस व्यक्ति को एक चतुराई सूझी। उसने एक बड़े बर्तन में पानी लेकर घास काटने वाले 500 व्यक्तियों को पानी पिलाया। उसकी सेवा भक्ति देखकर घास काटने वाले ने उसे कहा, तुमने हमारी प्यास बुझाई है, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं आपको तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। चतुर व्यक्ति ने उसके बाद एक व्यापारी से दोस्ती कर ली।
उस व्यापारी ने उसको बताया कि कल 500 घोड़े के साथ एक बड़ा व्यापारी शहर में आ रहा है। तभी उस व्यक्ति ने घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कल तुम सभी मुझे एक एक गट्ठर घास दे देना और तब तक अपनी घास मत बेचना जब तक मेरी पूरी घास नहीं बिक जाए। इस तरह उस व्यक्ति के पास 500 गट्ठर घास जमा हो गए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं घास नहीं मिला तो उसने उस व्यक्ति के से 1000 सिक्के में इसके सारे घास खरीद लिए। इस तरह देखते ही देखते अपनी चतुराई से वह निर्धन व्यक्ति धनी बन गया। ये कहानी है, मैंने पढ़ दिया है, वैसे इस कोई काम का है नहीं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जातक कथाओं का जो संकलन है वो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया है। कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने से आप लोगों को सुना दिया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर की बारी है। छोटे एवं स्वतंत्र किसान को क्या कहते थे? तो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि छोटे एवं स्वतंत्र किसान थे, उसको हम लोग गृहपति कहते थे। इसका आंसर होगा गृहपति। आंसर तो दिख ही नहीं रहा है, मैंने पूरा बिगाड़ दिया है इसलिए मैं इसको हाईलाइट ही कर देती हूँ। संगमकालीन दक्षिण भारत संपन्न किसान को क्या कहते थे? देखिए यहाँ पे वेल्लार लिखा हुआ, मैंने बोला था ना कि ये वेल्लार शब्द है, वेल्लाल नहीं है। वेल्लार, उसको वेल्लार कहते थे। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने कराया था? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था और उसके बाद रुद्रदामन ने उसका उसका फिर से उद्धार करवाया था, फिर से उसको बनवाया था। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त काल में फिर उसको बनवाया था। संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो पुहार तो था ही, सबसे प्रमुख बंदरगाह था। उरियो भी था, ये कपास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह था। टोंडी भी था, हमने पढ़ा है ना, टोंडी और क्या उरियो अरिकमेडु वो सब। और क्या किसका हमने अभी तक नाम नहीं पढ़ा है? कन्याकुमारी का हमने नाम अभी तक नहीं पढ़ा है इस अध्याय में। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप पूरा चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है सबका, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।